हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 10 का मॉडल सेट पेपर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर सेक्शन ए में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, नेम द डिवाइस हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अक्रॉस कंडक्टर। बच्चों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जानते हो ना क्या होता है? वर्क डन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हो। ओके, तो कौन सा डिवाइस है जो हमें मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने में? तो देखो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने में, मेजर करने में वोल्ट मीटर हमें सपोर्ट करता है। तो देखो सर्किट में जो है हम लोग पैरेलल में वोल्ट मीटर का कनेक्शन देते हैं, ठीक है ना, याद रखोगे इस चीज को। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट। एंड ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हो, दैट इज वोल्ट मीटर। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय द यूजिंग एमीटर एंड हाउ इज इट कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बच्चों एमीटर के द्वारा आप वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हो और ये सर्किट में सीरीज में रहता है। ध्यान देना, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्शन देते हैं, जबकि ये जो आपका एमीटर है उसको हम लोग सीरीज में रखते हैं। ठीक है ना, याद रहेगा ना, एकदम कॉमन क्वेश्चन है, देखो बार बार सेट में पूछ रहा है ये। ठीक, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्जर जो है विच इज एन एलॉय इज मेड ऑफ विच मेटल। बच्चों ये सोल्जर जो सोल्डरिंग होता है, जब हम लोग पेस्टिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को, तो वहां पर जो हम लोग सोल्जर एलॉय यूज करते हैं वो किन किन धातु का बना हुआ है, मिश्र धातु का कॉन्सेप्ट हमसे पूछ रहा है यहाँ पर। तो ये जो सोल्जर होते हैं बच्चों वो टीन और लेड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? टीन और लेड के बने होते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड बी होमोलोगस सीरीज। यहाँ पे मीथेन, इथीन, इथेन और इथाइन दिया है। बच्चों होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या हो गया कि दो कंपाउंड जिसके बीच का में CH2 का आपको डिफरेंस मिलेगा या फिर उनके बीच 14 यूनिफाइड मास का डिफरेंस मिलेगा, तो वैसे कंपाउंड होमोलोगस सीरीज फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मीथेन और इथेन देखो एल्केन सीरीज से आया है और ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखो CH2 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों जो है मीथेन और इथेन ये होमोलोगस सीरीज बनाएंगे। ये इथेन अलग क्लास से आ रहे हैं, इथीन, और इथाइन भी जो है बच्चों अलग क्लास से आ रहे हैं। तो ये दोनों होगा मीथेन और इथेन, दोनों के बीच देखो CH2 का डिफरेंस भी है 14 यूनिफाइड मास, कहने का मतलब कार्बन का 12 और हाइड्रोजन 2, तो टोटल 14 हो गया ना डिफरेंसेस मास का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या बोल रहा है कि नेम द सेक्स क्रोमोजोम्स फाउंड इन द मेल एंड फीमेल। बच्चों सेक्स क्रोमोजोम्स जो है मेल में वो XY होते हैं और फीमेल में जो होते हैं दोनों XX होते हैं। ठीक है, याद रखोगे। ओके, सेक्स क्रोमोजोम्स मेल में XY एंड फीमेल में सॉरी XX होते हैं। नेक्स्ट है, गिव एग्जांपल ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। जब से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अबायोटिक कंपोनेंट्स का एग्जांपल दो अपने इकोसिस्टम में, तो बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट है जैसे कि ऑक्सीजन ले लो, विंड ले लो, मिनरल ले लो, डिफरेंट जो सॉइल है, एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, pH, ह्यूमिडिटी, एयर, वाटर, सनलाइट, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स जो वाटर में मौजूद है, एयर है, सॉइल है, ये सब के सब जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हमारे इकोसिस्टम के हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारा मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है, कुछ एग्जाम्पल इसमें याद कर लो। नेक्स्ट देखो सवाल क्या बोल रहा है 7 नंबर में कि व्हाट परसेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल रीचेस द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। मुझे यहाँ पे ध्यान दोगे कि ये जो होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं, ये जो होते हैं नीचे में जो आपको मिल रहे हैं प्रोड्यूसर, ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, और ये मान लो टर्सरी कंज्यूमर है। क्या है? टर्सरी कंज्यूमर। तो देखो प्रोड्यूसर यदि 1000 किलो जूल एनर्जी बनाते हैं, ठीक है, तो ये इसका मात्र 10% जो है अगले लेवल को शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो 900 किलो जूल खुद यूज करेंगे और 100 किलो जूल ऊपर वाले को भेजेंगे प्राइमरी कंज्यूमर के पास। अब प्राइमरी कंज्यूमर क्या करेगा, 100 किलो जूल में इसका 10% आगे भेजेगा और 90% खुद यूज करेगा। सेकेंडरी कंज्यूमर फिर इसका 10% आगे भेजेगा और उसका फिर 90% खुद यूज करेगा। तो अगर देखा जाए तो प्रत्येक अगले लेवल में मात्र 10% जो है, ठीक है, ये एनर्जी क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, 90% इसके पास रह जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसी को आपको लिखना है आंसर्स के रूप में। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन बी में आते हैं।
बी में देखो कह रहा है आउट ऑफ द 2 वायर पी एंड क्यू, देखो ये पी और क्यू 2 वायर दिखाया गया है। पी का लेंथ और क्यू का लेंथ तो दोनों का सेम है, लेकिन दोनों के एरिया में डिफरेंसेस है। इसकी एरिया ए है, इसकी एरिया a/2 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि विच वन हैज ग्रेटर रेसिस्टेंस, इन दोनों में किसका रेसिस्टेंस बड़ा होगा, ठीक है ना, वायर पी का या वायर क्यू का। तो बच्चों रेसिस्टेंस जो होता है रो L/A होगा। आपको ने पढ़ा है कि रेसिस्टेंस लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दोनों से एक रिलेशन बनाओगे तो R बराबर रो L/A होगा। रो जो होगा प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, जिसको आप रेसिस्टिविटी बोलते हो। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने रेसिस्टेंस निकाला पी वायर का तो रो L/A निकला, और क्यू वायर का रो L/A/2 तो 2 इंटू रो L/A, तो 2 रो L/A को R1 लिख सकते हो, तो R2 बराबर 2R1 मिला। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो रेसिस्टेंस है सेकेंड वाला वायर क्यू का, इसका ज्यादा होगा। देखो पहले के वायर के रेसिस्टेंस का डबल है, तो सेकेंड वाला वायर का रेसिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो रेसिस्टेंस क्यू का बड़ा होगा क्यू वायर का पी वायर के कंपैरिजन में। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है राइट ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अ मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड वाई। बच्चों यहाँ पे हमसे ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो टेस्ला होता है। याद रखना क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला होगा। फिर बोल रहा है मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करता है, जैसे ही आप इसको करंट कैरिंग कंडक्टर के करीब ले जाते हो। तो बच्चों सिंपल सा कहानी है कि जब मैग्नेटिक नीडल को आप करंट कैरिंग कंडक्टर के पास ले जाओगे तो डिफ्लेक्ट करता है। इसके पीछे का मेन कॉज है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होता है कि जो मैग्नेटिक नीडल है या इसके जो फील्ड है वो इंटरेक्ट कर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। कौन से मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट होंगे, वह मैग्नेटिक फील्ड जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है। कौन से करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो आप कंडक्टर में करंट को फ्लो करा रहे हैं, इसके वजह से मैग्नेटिक नीडल में हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा आंसर लिखे हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, वाई प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। बोल रहा है प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर को हम क्यों यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने में। तो बच्चों प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर जो है वो ज्वेलरी बनाने में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वो काफी लो रिएक्टिव मेटल है। इसको हम लोग लीस्ट रिएक्टिव मेटल, नोबेल मेटल्स के नाम से भी समझते हैं, ठीक है। दैट कोरोड इनफ्रीक्वेंटली इन सिल्वर, हाँ थोड़ा बहुत सिल्वर में आपको कोरोजन कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं तो इसको आप नोबेल में ही बोलो, ठीक है। और ये अपनी चमक को हमेशा क्या देखो बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से इसका प्रयोग जो है हम लोग प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर का प्रयोग ज्वेलरी बनाने में करते हैं, ठीक है। और दूसरा है नेम द हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टांस। तो बच्चों नेचर में अगर देखा जाए तो सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस जो है डायमंड को माना जाता है, तो डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सबस्टांस। नेक्स्ट देखो मेक द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, हमसे बोल रहा है मेथेनॉल। बच्चों यहाँ पे आप कंफ्यूजन मत करना, मेथेनॉल और मेथेनल, जैसे मैंने शुरू में स्ट्रक्चर मैं भी कंफ्यूज होकर पहले मेथेनल बना दिया, लेकिन यहाँ पे ओएल लिखा हुआ था, तो ओएल है इसका मतलब अल्कोहल है, तो ये मेथेनॉल मिथाइल अल्कोहल को बोला जा रहा है, देख रहे हो ना, मिथाइल अल्कोहल। ये स्ट्रक्चर मेथेनल है, फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग मेथेनल भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका एल्डिहाइड का सफिक्स अल होता है और अल्कोहल का सफिक्स ओएल होता है, याद रखोगे इस चीज को। तो ये आंसर होगा मेथेनल। फिर देखो दूसरा फॉर्मल्डिहाइड है, तो फॉर्मल्डिहाइड ये मेथेनॉल, नॉल ओएल है, फॉर्मल्डिहाइड को मेथेनल बोलेंगे। देखो ये स्ट्रक्चर फॉर्मल्डिहाइड का मैंने फिर से यहाँ पे भी बना दिया है, यहाँ पर देखो। इसके बाद देखो ये जो है आपका एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड में देखो 2 कार्बन है, एक यहाँ एक यहाँ, एक इसके कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन है और एक इसके साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये एसिटिक है। इस कार्बन को काउंट करके हम लोग नाम देते हैं, ठीक है ना। तो एसिटिक एसिड, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो कह रहा है व्हाट विल बी हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्रॉपिक लेवल। हमसे बोल रहा है कि अगर आप किसी ट्रॉपिक लेवल के सभी ऑर्गेनिज्म को अगर किल कर दोगे, मार दोगे, तो क्या होगा। बच्चों यदि हम किसी खास ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को अगर मार दे तो स्वाभाविक है उससे जो नीचे है, जो उनको कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उनका नंबर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा।
तो इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ वन ट्रॉपिक लेवल इट विल लीड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट द हायर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है ना, हायर ट्रॉपिक लेवल क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। दिस विल रिजल्ट इन द डिस्ट्रप्शन इन द फूड वेब, जिससे क्या होगा कि पूरा फूड वेब ही क्या होगा, डिस्ट्रप्ट हो जाएगा, जिससे कि हमारा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा करना बहुत खराब होगा ना कि अगर एक क्लास को ही अगर आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दोगे, मार दोगे, तो दूसरा क्लास जो इस पर डिपेंडेंट है वो पूरी तरह से क्या होगा, मर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और वो डिस्ट्रॉय होगा तो बाकी इकोसिस्टम पूरी तरह से क्या होगा, डिस्ट्रप्ट हो जाएगा, डिस्ट्रप्ट होगा और जो हमारे इकोसिस्टम को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, एक्सप्लेन एनी टू मेथड। तो इसके तो बहुत सारे मेथड, मैंने तो यहाँ पे 3 मेथड्स लिख दिया है कि डिस्पोजल जितना भी वेस्ट है उसको किस तरीके से हम कम करें। ठीक, तो देखो कम करने का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। वी कैन हेल्प इन द रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल फॉलोइंग मेथड। सबसे पहले तो बाय सेपरेटिंग बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस फ्रॉम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ये तो सबसे अच्छा टेक्निक है। इसको और अपने मन से आप इसको और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हो, मैंने इन शॉर्ट यहाँ पे मेंशन किया है, इसमें आप 1-2 लाइन और भी ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, मेन पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया है कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से सेपरेट करना एक मेथड। दूसरा रिड्यूसिंग, रीयूजिंग, रिसाइकलिंग, ये सब जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का होना चाहिए। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का क्या करेंगे, रिड्यूसिंग, रीयूजिंग, रिसाइकलिंग वगैरह। इसके बाद बाय पुटिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू कंपोस्ट पिट डग इन द ग्राउंड एंड प्रिपेयरिंग कंपोस्ट, ये सारे मेथड्स आप फॉलो करके क्या कर सकते हो, जो वेस्ट डिस्पोजल का प्रॉब्लम है उसे हम कम कर सकते हैं, ये 3 मेथड्स के माध्यम से। इसके अलावा बहुत सारे इसके मेथड्स हो सकते हैं और भी कॉन्सेप्ट, आप इसको अपने से फिर एक्सप्लेन करना। डे टू डे लाइफ का ये क्वेश्चन है ना, डे टू डे लाइफ से बिलोंग कर रहे हैं ना इस तरह के सवाल। अगला सवाल देखो 14 नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, 14 में बोल रहा है कि वाई आर द traits acquired during the lifetime of an individual not inherited। बच्चों एक्वायर्ड ट्रेड जो होते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं ना आनुवांशिक गुण जो है पेरेंट्स से कहाँ आ जाते हैं, बच्चे में आ जाते हैं। तो एक्वायर्ड ट्रेड्स आर दोज ट्रेट विच आर एक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, पूरे लाइफ टाइम में उसको देखो पेरेंट्स से जो 22 ऑटोसोम्स होते हैं ना डायरेक्ट जो है वो बच्चे में शिफ्ट होते हैं। ठीक है ना, तो एक्वायर्ड ट्रेड्स का मतलब क्या हो गया कि यार दोज ट्रेट विच आर एक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम बट एक्वायर्ड ट्रेड्स आर नॉट इनहेरिटेड बिकॉज दीज चेंज इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू सोमेटिक सेल विच कैन नॉट बी पास्ड ऑन द नेक्स्ट प्रोजेनी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई आर द ट्रेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल नॉट हेरिटेटेड। तो देखो यहाँ पे जो सोमेटिक सेल है ना वो जो है ना वो ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो लिखे हैं बट एक्वायर्ड ट्रेड्स नॉट इनहेरिटेड, जो एक्वायर्ड ट्रेड है वो हेरिटेट नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चेंज हो सकते हैं रिप्रोडक्टिव टिश्यू में, जो सोमेटिक सेल में हो रहे हैं उसको नेक्स्ट प्रोजेनी में हम पास नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप क्या करेक्ट आंसर लिखोगे कि एक्वायर्ड ट्रेड्स आर दोज ट्रेड विच आर एक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम बट एक्वायर्ड ट्रेड्स आर नॉट इनहेरिटेटेड बिकॉज दीज चेंज इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू दैट इज सोमेटिक सेल विच कैन नॉट बी पास्ड ऑन द नेक्स्ट प्रोजेनी। ठीक है ना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा ओम्स लॉ को लिखे और वेरीफाई करें। बच्चों ओम्स लॉ को सिंपल तरीके से हम लोग स्टेट कर सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट I passing through the conductor between 2 points is directly proportional to the potential difference। ठीक है ना। मान लो करंट किसी सर्किट में आप पास कर रहे हो तो जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो R लिखोगे तो V बराबर RI, तो ये क्या R प्रोपोर्शनली कांस्टेंट कहलाएगा जिसको आप रेसिस्टेंस बोलते हो। अब आप देख रहे हो कि रेसिस्टेंस जो है यहाँ पे V/I की वैल्यू देगा। तो अगर इसका हमसे बोला है वेरीफाई करने, तो वेरीफाई करने के लिए देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, ये आपको स्टेप्स लिखना है। फॉर वेरिफिकेशन ओम्स लॉ वी हैव टू रिकॉर्ड द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर। हमें एमीटर और वोल्टमीटर का कम से कम 6 रीडिंग को रिकॉर्ड करना है, एटलीस्ट 6 सेट ऑफ रीडिंग बाय एडजस्टिंग द रियोस्टेट। रियोस्टेट जो होते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस होते हैं, उसको हम लोग सर्किट में यूज करके क्या करेंगे 6 सेट आपको बनाना है। किसका किसका?
मीटर और वोल्ट मीटर से रीडिंग का, और उसको आपको ग्राफ में ड्रॉ करना है। तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या ले लेना, यहां पे मैंने लिखा है कि V अलोंग एक्स एक्सिस एंड I अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा, मैंने यहाँ पे उल्टा बना दिया है ना, क्योंकि मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि आपको जो ग्राफ प्लॉट करना है V को एक्स एक्सिस के अलोंग, V को एक्स एक्सिस, तो आप देखो यहाँ पे V मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लिया है, तो आप इसको Y एक्सिस के अलोंग अगर करोगे तो करंट को किधर फिर करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग। बात समझ रहे हो ना, यहाँ पे चेंज कर देना, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसको अगर हम x मानते हैं, ये y। तो ये जब ग्राफ ड्रॉ करोगे बच्चों, तो ये ग्राफ आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, बिल्कुल एकदम सीधा मिलेगा। ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे पेन से किया, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सीधा जाएगा। ओके, तो ये सीधा जाने का मतलब क्या हो गया कि ये हमें ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है, क्योंकि ओम्स लॉ से जो रेसिस्टेंस का हमें स्लोप मिलेगा बच्चों, ये स्लोप हमेशा क्या मिलेगा, एक समान मिलेगा। बात समझ रहे हैं ना, ये जो है V अपॉन I का रेशियो में क्या मिल रहा है, रेसिस्टेंस, और ये रेसिस्टेंस हर पॉइंट पे देखो यहाँ पे इसका वैल्यू हमें कांस्टेंट मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से बहुत सिंपल वे में मैंने बनाया है ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन, आप ऐसे बता सकते हो। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाउ कैन 4 रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 6 ओम कनेक्टेड टू अ टोटल रेसिस्टेंस मैक्सिमम और मिनिमम। बच्चों यदि आपको मैक्सिमम रेसिस्टेंस गेन कर रहा है ना, अगर गेन करना है तो ये जितने भी रेसिस्टेंस है ना सबको सीरीज में कनेक्ट कर दो, और मिनिमम रेसिस्टेंस अगर चाहिए ना तो सबको पैरेलल में कनेक्ट करो। समझ में आया ना। अरे पप्पा सॉरी, ये छींक भी बहुत समय पे आ जाता है। नहीं देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ गिव द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेसिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन गिव्स द वैल्यू ऑफ मिनिमम रेसिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे आप सीरीज कॉम्बिनेशन जानते हो ना, आर एस जो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 करके निकालते हो, तो सिंपल हमने सभी रेसिस्टेंस को यहाँ पे जोड़ दिया, 4 रेसिस्टेंस था तो। और अगर हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए देखो 1 अपॉन R ऑफ P पैरेलल सर्किट का पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, 1/4, 1/8, 1/12, 1/6 सबको ऐड करना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 8/5 ओम आएगा और सीरीज कॉम्बिनेशन में 30 ओम आएगा। ओके, चलो अच्छे से एक बार देखो। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज मिसल, मिसल्स क्या है, एंड वाई मिसल्स इज फॉर्म व्हेन सॉप इज एडेड टू वाटर, विल मिसल्स बी फॉर्म इन अदर सॉल्वेंट लाइक एथेनॉल एज वेल। बच्चों ये मिसल्स क्या होते हैं, ये देखो मिसल्स सिंपल आपने सुना होगा, सोडियम एस्टिरेट C17H35, ठीक है, COONA मान के चलो, ये सोडियम एस्टिरेट। ठीक है, सोडियम एस्टिरेट को अगर देखोगे, इसका अगर बनाओगे स्ट्रक्चर, ये सब हायर क्लास में आप सीखोगे, तो आपको बुक में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कार्बन यहाँ तक हो गया, और यहाँ पे COONA है। जैसे ही ये वाटर में डिसॉल्व होता है तो ये यहाँ पे 2 आयंस टूटते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो ये जो हुआ आपका C17H35 COO माइनस एक बना, और दूसरा क्या बन गया, Na प्लस बन गया। ठीक है, तो बच्चों ये तो चलो भाई पानी में तैरता रहेगा, ये तैर के ये चमक चमक के निकलता रहेगा। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक होते हैं, दूसरा हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोफोब माने डर, ठीक ना, तो पानी से डर, और एक हाइड्रोफिलिक का मतलब पानी से लविंग। बात समझ रहे हो ना। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो है वाटर लविंग पार्ट होता है, ठीक है ना, और ये जो होता है वाटर से लविंग नहीं, वाटर फोबिक पार्ट होता है। बात समझ रहे हो। तो ये वाटर फोबिक पार्ट क्या करता है, जब हम कपड़े वगैरह धोते हैं तो कपड़े में क्या होता है, जो डस्ट होते हैं, ऑयली मटेरियल्स होते हैं, उसको जो है ना, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो सब पकड़ लेता है एक तरह का ना, चारों तरफ से। जैसे मान लो ये पार्टिकल्स है, तो ये पार्टिकल को ये सोडियम एस्टिरेट के आयन जो है ये पकड़ लेते हैं, ये एक तरह का ना चारों तरफ से बॉल टाइप का स्ट्रक्चर बना देते हैं। बात समझे ना। इसी फॉर्मेशन को बच्चों हम लोग मिसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिसल्स बोलते हैं। तो यही चीज पूछा है कि मिसल्स क्या है, एंड व्हाई मिसल विल फॉर्म व्हेन सॉप एडेड टू वाटर,
और बोल रहा है क्या, अगर हम सोप को एथेनॉल वगैरह में ऐड करेंगे तो क्या मिसल्स बनेगा? तो चलो समझते हैं आंसर। बोल रहा है मिसल व्हेन सोप इज एट द सरफेस ऑफ वाटर इनसाइड वाटर these molecule have a unique orientation that keep the hydrocarbon portion out of the water, this is called micelle। जो अभी मैंने बताया सोप मॉलिक्यूल के पास दो एंड्स होते हैं, वन एंड इज हाइड्रोफिलिक होते हैं, दूसरा हाइड्रोफोबिक होते हैं। जैसे इस सोप को आप पानी में डुबोगे तो क्लोथ जो है पुट करोगे सोपी सोल्यूशन में, तो जो सोप मॉलिक्यूल्स है वो टिपिकल फैशन बना लेते हैं, यही देखो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बात समझेगी नहीं, जिसको आप मिसल्स बोलते हैं, जैसे मैंने बताया पूरा कहानी। दिस इज वाई मिसल्स फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर, यही वजह है कि मिसल्स का फॉर्मेशन होता है जैसे ही सोप को आप पानी में डालते हो। दूसरा बोल रहा है क्या इसको अदर सॉल्वेंट एथेनॉल वगैरह में डालेंगे तो भी मिसल बनेगा? तो बच्चों बिल्कुल नहीं बनेगा। नो मिसल्स फॉर्मेशन डजंट टेक प्लेस इन एथेनॉल बिकॉज द एल्काइल चेन ऑफ सोप बिकम सॉल्युबल इन अल्कोहल, एल्काइल चेन जो होते हैं अल्कोहल में सॉल्युबल हो जाते हैं, यही वजह है कि ये मिसल्स बना नहीं पाता है। ओके, क्लियर है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 18 में क्या बोल रहा है, ध्यान देना। व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेटेड ट्रेट्स एंड हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट सो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेटेड इंडिपेंडेंटली। देखो बच्चों यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेटेड ट्रेट का मतलब क्या होता है। तो इनहेरिटेटेड ट्रेट मैंने जस्ट अभी आपको बताया, जेनेटिकली हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ये क्या होता है कि इनहेरिटेड ट्रेट जो होते हैं, अनुवांशिक जो गुण होते हैं बच्चों, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मेंडे, ये जो मेंडल थे तो वही यहाँ पे मेंडल साइंटिस्ट का नाम ही है, मेंडेलियन जेनेटिक, मोस्ट ट्रेट आर नॉट स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड बाय द, बहुत सारे जो लक्षण होते हैं ना वो जीन के द्वारा डिटरमाइंड एकदम नहीं होते स्ट्रिक्टली, बट रेदर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द बोथ जीन एंड एनवायरमेंट। तो आपको बस यहाँ पे लिखना है किस तरीके से जो है इनहेरिटेड ट्रेट का क्या मतलब होता है, ठीक है। दूसरा है हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट सो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेटेड इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पे लिखोगे इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल सेलेक्टेड टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एंड दे वेयर क्रॉस, जो पिछला क्लास में मैंने डिस्कस किया भी था इसके विषय में। द रिजल्टेंट क्रॉस showed the segregation of the trait of both her parents which indicated that traits were inherited independently। ये जो मेंडल का जो आपने जो प्लांट लिया था बी प्लांट, उसमें जब आपने क्रॉस कराया था तो देखा था ना कि किस तरीके से वेरिएशंस हमें देखने को मिला था, कैसे हमने फर्स्ट जनरेशन F1 बनाया था, फिर F2 जनरेशन बनाया था, तो वही वेरिएशंस के विषय में पूछा जा रहा है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, व्हाट इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट। दो सवाल है इसमें। सबसे पहला नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से क्या समझते हो? तो बच्चों नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस या मटेरियल प्राय सिंथेटिक प्रोडक्ट को कहते हो, जैसे कि प्लास्टिक हो गए, ग्लास हो गए, बैटरीज हो गए वगैरह वगैरह। दिस सब्सटेंस डोंट ब्रेक डाउन बाय द डिकम्पोजर, ये सब सब्सटेंस जो है डिकम्पोजर के द्वारा ब्रेक नहीं होते हैं आसानी वे में, ठीक है ना, आसानी क्या होते बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। एंड नॉट डिस्पोज, और जल्दी से डिस्पोज भी नहीं होते हैं, ठीक है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। इसके वजह से पॉल्यूशन हो सकते हैं, ड्रेन ब्लॉक हो सकता है, हार्म एनिमल्स को हार्म पहुंचा सकते हैं वगैरह वगैरह, जवाब दे सकते हो। फिर बोल रहा है व्हाट आर द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट। बच्चों नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है जैसे कि प्लास्टिक, ये सब जो है, ये सब जब जलते हैं ना तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक केमिकल एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, ठीक है ना, जिससे कि एयर पॉल्यूशन होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के वजह से ड्रेन वगैरह क्लोजिंग ऑफ ड्रेन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। इट ऑल्सो कॉज द डेथ ऑफ कैटर, बहुत सारे मवेशी जो होते हैं कैटर वो चले जाते हैं, ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं, ठीक है। जो भी प्लास्टिक वगैरह ऑर्गेनिज्म अगर मान लो गलती से खा गए तो उनका डेथ हो जाता है। ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वी फेस प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, और पूरा ही इक्वल जो लॉजिकल इम्बैलेंस है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये सब इन्वायरमेंटल क्वेश्चन है, इसका आंसर अपने से भी आप बना के लिखोगे। ओके, तो आई होप आपको सारा सवाल का आंसर अच्छे समझ में आया होगा। चलो बच्चों, तो अपने दोस्तों के बीच वीडियो को जरूर एक बार शेयर करो। इसके बाद हम लोग मॉडल सेट पेपर 4 और 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, थैंक यू।